नास बेटी, इस लड़की से हजार बार कहा है कि किसी अच्छे काम से जा रहे हो तो अपनी मनहूस सूरत मत दिखाया कर। दादी अपनी तीखी आवाज में चिल्लाई। मैं अपनी आंखों में ढेर सारा आश्चर्य भरे दादी की सूरत देखती रही। दादी की आवाज सुनकर माँ साड़ी से अपने हाथ पोंछती रसोई से निकली और मेरा नन्हा हाथ पकड़कर अंदर ले जाकर बोली, तुझे कितनी बार कहा है अंशु, दादी और बाबूजी कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी सूरत उन्हें मत दिखाया कर। मैं जिद करते हुए कहती, लेकिन माँ, राहुल और सूरज भैया भी तो उनके साथ जाते हैं, फिर मैं क्यों नहीं? माँ अपने आंसू पोंछते हुए कहती, तू समझा कर अंशु, वे लड़के हैं, तुझे पैदा करके तो जैसे मैंने कोई अपराध किया है। राहुल और सूरज भैया के पैदा होने पर सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कई दिनों तक खुशियां मनाई गई, लेकिन मेरे जन्म लेने पर दादी और बाबूजी के चेहरे पर एक मायूसी छा गई। माँ को छोड़कर सारे घर की उपेक्षाएं ही मेरे हिस्से में आई थी। मन रुक रुक कर अतीत का पर्दे खोलने लगा। अतीत वर्तमान का रूप लेने लगी। मेरे दोनों भाइयों के मुंह से निकलने से पहले ही उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाती और मैंने तो कभी जाना ही नहीं कि चाह क्या होती है, जिद क्या है। न अच्छे कपड़ों में, न खिलौनों में। आज भी जब बाजार में कोई सुंदर गुड़िया या कोई सुंदर फ्रॉक देखती हूँ तो बचपन फिर से जाग उठता है। मैं अपने पिता पर कभी अपना अधिकार ही नहीं समझ पाई कि कुछ मांग सकूं। जब मेरी उम्र के सारे बच्चे खेलते रहते, उस समय मैं खामोशी से एक कोने में बैठकर सोचती, काश मैं भी अपनी माँ की कोख से लड़का बनकर पैदा होती तो सारे घर का स्नेह दुलार मेरे हिस्से में आया होता। यदि उस समय भी सोनोग्राफी जैसे टेस्ट हुए होते तो मेरे पिता ने भी डॉक्टरों की मदद से मुझे गर्भ में ही मार दिया होता। इन्हीं उपेक्षाओं के रहते जिंदगी बिना मंजिल की राहों पर आगे बढ़ती रही। सबसे बड़ा बवाल तो मेरी पढ़ाई को लेकर हुआ। बाबूजी का दबदबा सारे घर में था, उनके सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता था। मेरे एडमिशन की बात सुनते ही वे भड़क उठे, कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल जाने की, घर का काम-काज सीखो। तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है, दूसरे के घर का चूल्हा ही तो फूँकना है। राहुल और सूरज तो मेरे 2 फल देने वाले पेड़ों की तरह है, इन पर पैसा खर्च करूँगा तो बड़े होकर इनमें फल लगेंगे। माँ ने बात सँभालते हुए धीरे से कहा, ठीक है जी, लड़की की इच्छा है तो किसी सरकारी स्कूल में डाल दो, भाइयों की किताबों से पढ़ लिया करेगी। जब फर्स्ट डिवीज़न में पास होने पर मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर उत्साह से भरी हुई बाबूजी के पास जाती तो वे बुझी सी आवाज़ में कहते, अच्छा पास हो गई। मेरा सारा उत्साह गायब हो जाता। राहुल और सूरज भैया पढ़ाई में मेरा मुकाबला कभी नहीं कर पाए। शादी ब्याह की बात को लेकर भी बाबूजी की इच्छा ही सर्वोपरि थी। वो गांव के ठाकुर के बिना पढ़े लिखे लड़के से मेरी शादी कराना चाहते थे। उनका विरोध घर में कोई नहीं कर सकता था। माँ ने एक दिन हिम्मत करके डरते हुए कहा, जी मैं सोच रही थी कि इस लड़के से अंशु का ब्याह न किया जाए। शहर का कोई पढ़ा लिखा लड़का देखकर अंशु का ब्याह करे तो। सुनकर बाबूजी बिगड़ते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है राहुल की माँ, लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं, देखा भला लड़का है, जमीन जायदाद है, लड़की रानी बनकर रहेगी। पढ़ाई लिखाई में आजकल रखा ही क्या है, आजकल पढ़ लिख कर नौकरी मिलती किसे है और क्या किसी हाकिम से ब्याह करेगी। लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही। जीवन में पहली बार बाबूजी के सामने मेरा मुंह खुला। मैंने बचपन से कभी कुछ नहीं चाहा बाबूजी, अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा मैं अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। ज़िंदगी की हर लड़ाई मैंने अकेले ही लड़ी थी, ना मेरी कोई इच्छा थी, ना पसंद। मैंने बचपन से ही ये बात अपने मन में अच्छी तरह बैठा लिया था कि मेरी इच्छाएं तभी जन्म लेगी जब मैं स्वयं उन्हें पूरे करने लायक बनूंगी। मैं भी अपने पिता से दूसरों बच्चों की तरह जिद कर सकती थी, लेकिन मुझे बचपन से ही यह एहसास कराया गया था कि मैं अनचाही हूँ, मेरी किसी की आवश्यकता नहीं। मुझे शहर के एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मेरे दोनों भाई अभी बेरोजगार ही थे। गांव की ज़मीन बेचकर शहर में दोनों ने बिजनेस शुरू कर दिया था। बाबूजी की नाराज़गी की वजह से मैं साल में 1-2 बार ही घर जा पाती थी। उस दौरान भी वे खींचे-खींचे से रहते। कल ही राहुल भैया का फ़ोन आया था कि बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है। बस ड्राइवर की टिकट मांगने पर मेरी विचारों की श्रृंखला टूटी। घर पहुंचने पर देखा, एक कोठरीनुमा कमरे में बाबूजी की चारपाई पड़ी थी। मुझे देखकर मैंने उनकी आंखों में आज पहली बार अपने लिए स्नेह देखा। अपना कांपता हुआ हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए पूछा, कैसे हैं बाबूजी? बाबूजी धीमे से हंस दिए, घोंसले में पड़े बूढ़े असहाय पंछी की तरह। ठीक हूँ अंशु, मेरे दोनों फलदार पेड़ों की छाया मुझे नहीं मिली बेटा, मेरा शरीर तो जेठ की दोपहरी में झुलस गया। इतना कहते ही उनके आंखों से आंसू बहने लगे। भैया का 4 वर्षीय बेटा आकर मुझसे लिपट गया। पीछे से भाभी दौड़ती हुई आई और बोली, कितनी बार कहा है सोनू, यहाँ मत आया कर, खुद तो दिन भर बिस्तर पर पड़े खांसते रहते हैं, अब बच्चे को भी बीमार करने का इरादा है। माँ ने सहमते हुए कहा, नाराज क्यों होती हो बहू, बीमारी कहकर तो आती नहीं। शाम को दोनों भाइयों से बात हुई। मैंने कहा, भैया बाबूजी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते तो अच्छा रहता। राहुल भैया बिगड़ते हुए बोले, तुम क्या सोचती हो अंशु, हमें उनकी परवाह नहीं है। दिखाया था डॉक्टर को, दवा भी ला दी थी, अब बीमारी एक दिन में तो ठीक होने से रही। मन में तो आया कह दे के
बचपन में तुम्हारे बीमार होने पर बाबूजी किस तरह डॉक्टर की पूरी फौज खड़ी कर देते, घंटों तुम्हारे सिरहाने खड़े रहते। वही आदमी आपके लिए आज एक बोझ बन गया, जिसने बचपन में उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया। रात को माँ बाबूजी के कमरे में ही मैंने अपना बिस्तर लगवा लिया था। धीमे प्रकाश में टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में माँ को कुछ ठीक से दिखाई न देता। रात में पिताजी को दवा पानी देना होता तो माँ अंधेरे में उड़लते हुए बड़बड़ाती, इन मरी आँखों से अब तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। इतना पैसा आ रहा है लेकिन ये नहीं होता कि बल्ब ही लगवा दे। एक निर्णय लेते हुए सुबह मैंने भैया से कहा, भैया मेरी इच्छा है कि मैं माँ बाबूजी को अपने साथ ले जाऊं। लेकिन अंशु, लोग क्या कहेंगे, बेटों के होते हुए भी माँ बाप बेटी के यहाँ पड़े हैं। मैंने कहा, लेकिन भैया लोगों के कहने के डर से मैं अपने पिता को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकती। चलते समय भैया ने कहा, बाबूजी ठीक होने पर चले आना। बाबूजी ने कहा, हाँ तुम दोनों तो मेरे अच्छे समय के साथी हो बेटा। आज उसी के हाथ मुझे सहारा देने को उठे हैं, जिसके हाथों को मैंने हमेशा झिड़क दिया। मेरे कंधे पर हाथ रखकर बाबूजी धीरे धीरे चल रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून झलक रहा था और आंखों से मेरे लिए अश्रुधारा बह रही थी, जिसने मेरे बचपन की कड़वी यादों और दर्द को अपने साथ बहा दिया। अब माँ के चेहरे पर भी एक अलग सा सुकून था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब